अगले वीडियो में टोटल 20 सवाल किए थे ऑब्जेक्टिव का, जिसमें 20वां सवाल था कि यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक है तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है -d/a, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि यदि रेखाएं 5x + py = 6 और 15x + 9y = 12 समांतर रेखा है तो p का मान क्या होगा। तो समांतर होने के लिए जो है एक कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यदि इस पे बैठाते हैं तो 5/15 हो जाएगा और p/9 होगा, जो कि दोनों 15p होगा और 9 × 5 = 45 करेंगे तो p का मान जो निकलेगा, p का मान निकल जाएगा 45/15, जिसको कि कटाने के बाद 5 बार में कटता है तो ऊपर में 9 आता है और नीचे में 3 आता है। उसके बाद फिर से कटाने के बाद 3 आ जाता है। इसका मतलब हमारा इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जब ऐसे खींचते हैं तो इसमें जो है ये केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा सिर्फ एक हल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक हल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि 5x - 8y = 0 तथा 10x - 18y = 0 तो x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो दोनों को जो है समीकरण को लिखते हैं 5x - 8y = 0, 10x - 18y = 0 और दोनों को विलोपन लगाते हैं। विलोपन लगाने के लिए ऊपर वाले में 2 से गुना करना पड़ेगा, जिसके कारण ये 10y हो जाएगा, 10x हो जाएगा और ये 16y हो जाएगा और 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद ये दोनों कट जाएंगे, जिसके बाद 16 और 18 को जोड़ना होगा। 16 और 18 को जोड़ने के बाद क्या होता है, तो 34 होता है। 34y = 0 होगा और y का मान हमारा 0 निकल जाएगा। उसी प्रकार से अब इस मान को क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। 5x - 8y = 0 होगा, इसमें y का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 5x = हो जाएगा 0 और x का मान हमारा निकल जाएगा 0। तो x का मान भी निकल जाएगा 0 और y का मान भी निकल जाएगा 0। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जब देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। अगला सवाल है कि यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 का मूल समान है, इसका मूल क्या है, समान है, तो c बराबर क्या होगा। तो समान मूल होने के लिए एक सूत्र होता है b² - 4ac और = 0 होता है। इसमें यदि c का मान निकालें तो b² = होगा 4ac और c को इधर रहने देंगे, इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो b² / 4a हो जाएगा और = में बचेगा c। तो हमारा आंसर जो होगा b² / 4a होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सिलेक्टेड है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण कौन सा इनमें नहीं है उसका पता लगाते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे x² होगा, यहाँ पे 3x² होगा, तो ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे x² होगा और यहाँ पे x² है, लेकिन इसको जब इस x² को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब 2x² होगा, जो कि ये द्विघात समीकरण है। लेकिन तीसरा में देखते हैं तो यहाँ पे √2 × x है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2x² होगा और = के बाद जो है 2x² है, दोनों 2x² कट जाएंगे, जिसके कारण ये द्विघात समीकरण नहीं बचेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 =
जीरो का एक मूल्य 3 है तो उसका दूसरा मूल्य क्या होगा। तो इसका एक मूल्य 3 है तो इसको गुणनखंड करते हैं, x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल, इसमें जो है इक्वल टू 0 है। इसमें एक मूल दिया गया है 3, तो यदि अल्फ़ा को मान लेते हैं 3 तो हमें बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है C/A, जिसमें अल्फ़ा का मान 3 है और बीटा का मान निकालना है। C का मान है 12 और A का मान है 1, तो बीटा निकल जाएगा 12/3 और कटने के बाद हमारा बीटा का मान जो होगा वो होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 4 उपस्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 के मूल्य p तथा q है तो p प्लस q का मान क्या होगा। तो p प्लस q, इसका मतलब यदि इसको अल्फ़ा मान लिया जाए, इसको बीटा मान लिया जाए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे खोज रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा -p/q इसका आंसर होगा। चूँकि इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा तो p प्लस q इक्वल टू -p/1 होगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। उसके बाद p प्लस q इक्वल टू -p होगा, p प्लस p इक्वल टू q होगा, और उसके बाद 2p इक्वल टू q हो जाएगा। 2p इक्वल टू q हो गया, इसका मतलब इस समीकरण पे अब q के जगह पे हम 2p का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है p प्लस q इक्वल टू -p था, यहाँ पे p प्लस 2p करेंगे इक्वल टू p होगा। उसके बाद 3p प्लस p इक्वल टू 0 होगा, तो p का मान हमारा 0 निकल जाएगा, जो कि अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 13x प्लस 10 का विविक्त कर क्या होगा। तो विविक्त कर का सूत्र होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसका मतलब -13 का स्क्वायर होगा माइनस 4a का मान 3 इंटू c का मान 10 है, तो 10 से गुना करेंगे, 13 गुना 13 169 होता है, माइनस 4 × 12 120 होगा, और इसको घटा देंगे तो 49 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि द्विघात समीकरण x² इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल है। तो इसको जो है पहले द्विघात समीकरण के रूप में लिखना होगा, तो गुणा करेंगे तो 2x² होगा प्लस 5x होगा और इक्वल टू 0 होगा। मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है, जो कि होता है C/A, और इसमें C का मान जब देखते हैं तो 0 है और A का मान 2 है, जो कि फाइनल आंसर जो होगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि समांतर निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस दोनों के बीच का अलग अलग होता है। यहाँ पे 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 और 8 के बीच में 4 का डिफरेंस है, जो कि ये सत्य नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं तो √7 है, यहाँ पे 2√7 है, और यहाँ पे जो है 3√7 है, और ये 4√7 है। तो इन सब के बीच में जो है √7 का अंतर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ये समांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी 12, 10, 8 का कौन सा पद शून्य है। तो इसमें A का मान जो है 12 है, D का मान जो है
चूँकि यहाँ पे माइनस में गया है, इसका मतलब -2 हो जाएगा। और कौन सा पद जो है शून्य है, इसका मतलब an का मान शून्य है। तो यह इस पे सॉल्यूशन करते हैं तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इक्वल इंटू डी, और an का मान है शून्य, तो a का मान है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है -2। तो 12 को इधर लेके आएंगे तो -12 इक्वल टू होगा -n माइनस 1 इंटू -2। -2 और 12 कट जाएगा 6 बार में, तो आगे सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 6 इक्वल टू n माइनस 1। तो -1 को इधर लेके आएंगे, 6 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू n। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा 7 आएगा। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का 7वां पद जो होगा शून्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है समांतर श्रेणी 5, 1, 3, 7 का सार्वधातर क्या है। तो सार्वधातर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं। तो सार्वधातर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। तो -1 में -5 को हम घटा देंगे, तो -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर फाइनल आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a और सार्वधातर d है तो प्रथम n पदों का योगफल पूछ रहा है। और ये योगफल जो होता है ये डायरेक्ट सूत्र होता है। तो पहला पद है a, दूसरा पद है सार्वधातर है d और n पदों का योगफल पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है यहाँ पे सवाल है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn 3 - 4n है तो t5 का मान ज्ञात करें। तो इस पद पे जो है 5 मान रखेंगे, 3 - 4n, 3 - 3 गुना 5, 4 गुना 5, तो 3 - 20 हो जाएगा, जो कि -17 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद यहाँ पे दिया गया है 17 - 5n है तो इसका सार्वधातर क्या होगा। तो सार्वधातर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को पहले घटा देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, 17 - 5 गुना 2, तो निकल जाएगा मेरा 7। उसके बाद पहला पद निकालेंगे, 17 - 5 गुना 1, जो कि निकल जाएगा मेरा 12, और दोनों को घटा देंगे। तो घटाने के बाद मेरा -5 आंसर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे सवाल है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n विषम संख्या का यदि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे तो n² हो जाता है, और यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का पूछे तो n इंटू n+1 होता है। ये प्राकृतिक संख्या है, यदि विषम संख्या पूछे तो n² आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि 18xy - 3 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस y का मान क्या होगा। x प्लस y का मान क्या होगा। तो x प्लस y समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब जो है ये माध्य के रूप में निकल जाएगा। तो x प्लस y का मान जो होगा वो इन दोनों के पदों के योग के बीच में होगा। अगला सवाल है कि साइन ए तथा बी पूरक कौन है। तो इसमें पूरक कौन वाला सूत्र कौन सा होगा। तो पूरक कौन में जो ऑप्शन नंबर ए है साइन बी बराबर साइन बी। अगला सवाल है सेक ए बराबर कोस बी, यहाँ पे कोट ए बराबर कोट बी, टेन ए बराबर टेन बी है। यहाँ पे ऑप्शन ए होना चाहिए, साइन ए इक्वल टू साइन बी, नहीं बी ही होगा, जो कि ये गलत है।
कोट ए बराबर कोट बी ये भी गलत है, टेन ए बराबर टेन बी गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए बराबर कोसेक बी, क्योंकि 90 डिग्री में जो होता है सूत्र सेक ए इक्वल टू होता है सेक ए 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कोसेक बी। तो हमारा आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल है पूरक कोण वाला ही है सवाल। कोस 90 माइनस फाई, कोस 90 माइनस फाई है तो 90 माइनस करने के बाद जो होता है कोस बदल जाता है साइन में, तो हमारा साइन फाई आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल है कोस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। कोस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। कोस स्क्वायर 27 को हम चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री होगा, माइनस इधर का साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने देंगे तो साइन स्क्वायर 63 होगा, और ये दोनों आपस में घट जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा सत्य कब हो जाएगा। तो 0 डिग्री पर थीटा का मान जब 0 डिग्री होता है तो यहाँ पे 0 साइन 2 थीटा, इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान भी 0 होगा और इधर 2 गुना 0 का मान भी 0 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H और P का मान है 4 और H का मान है 5। जब P का मान 4 हो, H का मान 5 हो तो पाइथागोरस त्रिक के अनुसार B का मान 3 हो जाता है। और उसके बाद हमें 10 निकालने के लिए बोल रहा है, तो 10 का सूत्र होता है P/B, इसका मतलब 4/3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब आगे का सवाल अगले वीडियो में करेंगे।